कोरोना के बाद में दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो जैसे आपने सही कहा कि क्या प्रोडक्ट आए हैं, अब आप देख लीजिए कितने तरह के काढ़े, कितने तरह के बिवरेजेस, कितने तरह के फूड प्रोडक्ट इंटरनेट पे बिक रहे हैं जी। कि भारत में कोविड से मौतें कम क्यों हुई जी, तुलना में अमेरिका और यूरोप के। हल्दी अमेरिका नहीं खाता था, लेकिन आज हमारी हल्दी में करकुमिन के कारण एक बहुत बड़ी डिमांड निकल के आई। नर्सरी वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर, उसका कोई अभी तक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म नहीं है। हर आदमी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहता है। औषधियों में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, किसान को नुकसान भी हो सकता है। हम इसमें जो वकालत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एमएसपी वर्सेस एमएसपी। हम कहते हैं मिनिमम नहीं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए। सर, कोरोना के बाद ये प्रोडक्ट आए हैं सामने, काफी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। देखिए, मैं यहाँ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, कोरोना के बाद में दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो जैसे आपने सही कहा कि क्या प्रोडक्ट आए हैं, अब आप देख लीजिए कितने तरह के काढ़े, कितने तरह के बिवरेजेस, कितने तरह के फूड प्रोडक्ट इंटरनेट पे बिक रहे हैं जी। ये अलग बात है, इस समय चर्चा का विषय नहीं है कि क्या उसमें आयुर्वेद चिकित्सा कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कितने सारे नॉन आयुर्वेदा के लोग हैं जिन्होंने उन काढ़ों को, जो पारंपरिक ज्ञान से निकले हैं, आयुष ने प्रमोट किया उनको, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो लोगों ने उन पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। मैं अगर उसके फिगर की चर्चा करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इसी तरह से मैं पिछले लगभग एक साल के अंदर जो देश के नहीं दुनिया के जो बड़े फूड से संबंधित जर्नल्स हैं, आहार से संबंधित जर्नल हैं, मैं उनका यहाँ रेफरेंस देना चाहूंगा कि उनमें इस तरह के पेपर छपे हैं जिसमें ये तुलना की गई है कि भारत में कोविड से मौतें कम क्यों हुई जी, तुलना में अमेरिका और यूरोप के। तो ये सबसे मोटे तौर पे निकल के आया कि भाई ये इंडियन लोगों का फूड था, कुलिनरी हर्ब्स थी, उसके साथ साथ हमारे मसाले थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने हमारी रॉ मटेरियल है हर्ब्स का, उनमें से 48% हम मसाले उपयोग करते हैं। काली मिर्च, हल्दी सबको पता है, ये सब मसाले हैं, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियां भी है, उनके ये इंग्रेडिएंट भी हैं। तो वो जितना दुनिया को ये समझ में आ गया, अब हल्दी अमेरिका नहीं खाता था, लेकिन आज हमारी हल्दी में करकुमिन के कारण एक बहुत बड़ी डिमांड निकल के आई। तो इस समय में हमारी क्रूड हर्ब्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमारे सामने चुनौती है। चुनौती मैं वही बात करना, हम पूरा नहीं कर पा रहे। क्वालिटी एक चीज, क्वालिटी बहुत बड़ा चुनौती है। कोई भी विदेशी खरीदना चाहता है, कोई भी बड़ी कंपनी खरीदना चाहती है, ट्रेसेबिलिटी ढूंढ रही है, उसको जानना है कहाँ से आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में कुछ समय पहले जब डॉक्टर्स को ये पता चला कि इंडियन हिमालय से कुटकी नाम का जो प्लांट है, जिसे पिक्रोराइजा कुरुआ बोलते हैं, ये जंगलों से निकलता है, इसकी स्मगलिंग हो रही है और ये आरईटी की इसमें एंडेंजर्ड लिस्ट में है, और हालांकि कानूनी रूप से इसका एक्सपोर्ट बैंड है, लेकिन गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो लिवर में इसका उपयोग कर रहे थे, उन्होंने इस प्लांट को उपयोग करने से मना कर दिया। यहां पर नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने इसकी कोशिश की, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, इसकी खेती को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसको लीगल प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट के बाद में विदेशों में भेजा जा सकता है और अब इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। डिमांड के साथ में ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी दो बहुत चिंताजनक विषय हैं। दूसरा ये भी है कि हर एक देश के जड़ी बूटियों से संबंधित मानक अलग, स्टैंडर्ड्स अलग है। हमारे देश में अभी तक हम मेटल कंटेंट, एफ्लाटॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, 4 मेजर पैरामीटर जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं अभी तक, यानी चलता है टाइप का एटीट्यूड है। लेकिन ये चीज अब यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे देशों में आपको बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चुनौती है, आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि हम इस समय में रॉ मटेरियल हमारा इस टेस्ट से पास नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास वैज्ञानिक तरीके से खेती के बाद में बहुत बड़े वॉल्यूम में रॉ मटेरियल पैदा करने के लिए वक्त लगेगा, समय लगेगा, जिसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। एक और चीज आती है सर, शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं या खेती की तरफ, तो किसानों को किस किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, या इनकम बढ़ जा सकती है जो अगर मेडिसिन प्लांट ग्रो करे वो लोग, तो कैसे कैसे वो लोग अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं? या कई बार ऐसा भी होता है कि बीज कोई और मंगाया था और कोई और आ गया, ये भी एक धोखाधड़ी वाला सिस्टम भी सुनने में आते हैं लोगों से। देखिए, 2-3 मसले हैं इसमें जी, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा जी। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि किसान इच्छुक हैं खेती के लिए जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल जो हमारे रॉ मटेरियल की डिमांड है इसमें, जो 2014 के बाद का जो सारा सिलसिला है, लगभग 6 लाख मीट्रिक टन है, और 250 के करीब ऐसे स्पीशीज हैं जो हमारे इस समय में हाई डिमांड ट्रेड में हैं। 2500 ऐसे पौधे हैं जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के रॉ मटेरियल में उपयोग होते हैं। अब किसान, अगर मैं बात करूं तो लगभग इस समय 22 से लेकर के 30%
तक टोटल डिमांड जो है उसमें से 22 से 30 के बीच में ही अब हम खेती से पूरी कर पा रहे। करीब करीब 55 से 60 प्रजातियां हैं औषधीय पौधों की जिनकी खेती संभव हो पा रही है लार्ज स्केल पे। अब ये चुनौती को पूरा कैसे किया जाए? आपने कहा कि इसको एक जो खेती में जो विविधता की बात हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, 2-3 चीजें हैं। किसान क्यों करेगा खेती? किसान क्यों खेती करने आएगा? पहली बात तो उसको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो एक बात सत्य है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, अगर हम उनका वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उनका जो रिटर्न है, कॉस्ट इनकम है, वो जनरली ऑन एन एवरेज हमारी जो पारंपरिक खेती की फसलें हैं, राइस और जो गेहूं के, उससे दुगना आता है। ठीक है, यहाँ पेशेंस चाहिए, यहाँ आपको मार्केट से लिंक होना पड़ेगा, किसान के साथ टेक्निक भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको एग्रो टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसा नहीं है, सरकार ने काम किया है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने 106 प्रजातियां हैं जिनकी बहुत डिमांड है, उनकी कृषि तकनीकों को विकसित कर दिया। देश के अंदर ICAR, हमारे CCRAS और दूसरे ऐसे नेटवर्क हैं वैज्ञानिक संस्थानों के जिन्होंने उन्नत किस्में भी विकसित की है। उन उन्नत किस्मों के साथ में आप विशेष रूप से उनकी खेती करके आप उद्योग जगत को दे सकते हैं, आप अच्छी आमदन कमा सकते हैं। चुनौती क्या है? हमारे देश के अंदर जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है, नर्सरी वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर, उसका कोई अभी तक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म नहीं है। कहने के लिए कि आपने मेरे को बीज बेचा, वो बीज दिया आपने शतावरी का था, लग गया उसमें नींबू, है ना, अब आपने दिया था तो मैं आपके के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता हूं? इसमें अभी तक थोड़े संशय है। सरकार की तरफ से कार्य चल रहा है, बहुत शॉर्टली इस विषय में काफी बड़ा सिस्टम तैयारी में बैठेगा, जिसमें कि किसानों को सही तरह के बीज, सही तरह की पौध उपलब्ध हो जाए। अभी तक क्या हो रहा है कि ज्यादातर काम क्योंकि जंगलों से एक्सट्रैक्शन होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही नर्सरीज का प्रक्रिया चल रही थी। तो नर्सरियों में हम 2 तरह की टर्म यूज करते हैं, जीनोटाइप और कीमोटाइप। तो यानी गुणवत्ता युक्त जितनी सामग्री आनी है, उस सामग्री की उपलब्धि कैसे हो, है ना। तो ये व्यवस्था बन रही है। किसानों को ठगने के भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किसान खेती करेगा तो क्या उसका कोई बायर है? तो हमारा कार्यालय भी, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बायबैक मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो, उद्योग जगत के संगठन सामने आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रक्रिया इस देश के अंदर लागू हो, ताकि किसानों को उन्नत वो मिले। क्योंकि इसमें किसान हमेशा क्या चाहते हैं? देखिए, इसमें पंजाब हरियाणा के किसान हमारे बड़े स्तर पे कार्य करते हैं, खेती में पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका योगदान रहा है। तो खेती अगर जड़ी बूटी की भी बड़े स्तर पे होनी है तो यहीं से होनी है। तो यहां पर जो मसले चल रहे हैं वो है MSP की। हर आदमी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहता है। औषधियों में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, किसान को नुकसान भी हो सकता है। हम इसमें जो वकालत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि MSP वर्सेस MSP, हम कहते हैं मिनिमम नहीं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए। और हम दूसरी बात ये कहते हैं कि हर किसान के लिए वैज्ञानिकों का ये दायित्व बनता है कि वो मल्टी लोकेशन ट्रायल लगाएं और गुणवत्ता युक्त बीज और रोपण सामग्री देने के बाद एश्योर्ड क्रॉप प्राइस को तय करें। किसान को इतना पैसा मिलना चाहिए भैया। मैं वही बात होती है सर, वैज्ञानिक ने छोटी सी 1 स्क्वायर मीटर पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन जब फील्ड में मैंने वही आपको बात दी कि अब हमें फील्ड पे मल्टी लोकेशन ट्रायल के बाद में ये चीजें तय करनी पड़ेंगी कि उनका क्या है। और फिर मैं बोलता हूं कि उसके लिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तय होना चाहिए, यानी उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी। यानी देखिए, हमारे देश में क्या व्यवस्था है कि हम कलेक्शन सेंटर बना रहे हैं, हम कहते हैं कि कलेक्शन सेंटर के स्तर पे ही क्वालिटी की जांच हो जाए और उसके बाद किसान को उसका मूल्य जो है वो जितनी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनके तहत उनको मिल जाए। अब इंटरेस्टिंग है कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि औषधीय पौधों को कृषि उपज घोषित किया जाए, ताकि इनको सारे की सारी व्यवस्था मिल जाए। हालांकि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके अंतर्गत उन्होंने जड़ी बूटी की खेती और औषधीय सघन पौधों की खेती को शामिल कर दिया है। उससे काफी सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संगठन या दूसरे, उनको काफी बड़े स्तर पे फायदा हो भी रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो हैं इस शेप में आएंगी तो किसान के लिए ये फायदे की बात निश्चित रूप से होगी। एक और चीज है सर कि अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर अगर लग जाए तो आउटपुट प्रोडक्ट के ज्यादा अच्छे से आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस बात की भी वकालत करते हैं कि क्योंकि मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि किसान को शायद उद्योग जगत उतना प्राइस दे पाए जिसके लिए वो डिजर्व करता है, जितना प्राइस उसको मिलना चाहिए।
क्योंकि उद्योग जगत हमेशा सोचेगा, इंडस्ट्री सोचेगी सस्ता मिलना चाहिए, किसान सोचेगा महंगा मिलना चाहिए। अब ये महंगे सस्ते की जो बीच की बात है, मैं जिससे लड़ाई बोलता हूं, अब इसे कौन हल करेगा? क्या ये सरकार हल करेगी? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हल करेगी? क्योंकि किसान भी चाहता है कि अगर बाजार में रेट किसी आइटम का, कोई समय था कि शतावरी 2000 रुपए किलो बिक रही थी, तो क्या किसान उसको 200 रुपए किलो में बेचे? तो ये जो द्वंद्व है दोनों के बीच में, इसको हल करने के लिए हम बोलते हैं कि एंड टू एंड सोल्यूशन करते हैं। एंड टू एंड का मतलब ये, इस धारणा पे चलते हुए मैं ये बोलता हूं कि भाई किसान को उचित मूल्य जो है वो उसके मूल्य संवर्धन से ही हो सकता है। जैसे आपने कहा कि हम वैल्यू एडिशन एट द सोर्स करते हैं, उसको या तो पाउडर बनाते हैं या उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बना के अगर उसको मार्केट में लेके आया जाए, तब किसान उसका अच्छा कमा सकते हैं। देखिए एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे, मैं पहाड़ों की बात करूं या इवन पंजाब हरियाणा को थोड़ी देर के छोड़ दें हम लोग, अगर बाकी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो किसान है उनकी लैंड होल्डिंग कम है जी। हमारे मध्यम वर्गीय या फिर जो मार्जिनल छोटे किसान है, सीमांत किसान है हमारे, अब उन किसानों के पास में जमीन कम है। अब वो किसान कंपीट नहीं कर सकता जिसके पास में 10 एकड़ 20 एकड़ है, उसको मार पड़ती है वहां पर। तो इसलिए यहां पर छोटी जमीन में हाई वैल्यू क्रॉप्स लानी पड़ेंगी। हम हमेशा वही सोचते हैं कि उसमें किसान किस तरह से लाभ ले सकते हैं। हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन से सर? वो हाई वैल्यू क्रॉप्स में जिनकी डिमांड मार्केट में अच्छी है। देखिए क्रॉप्स में भी यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। आपको शॉर्ट टर्म क्रॉप्स देखनी है, 3 महीने वाली देखनी है, 6 महीने वाली देखनी है, 1 साल वाली देखनी है, 2 साल वाली। ये पूरा एक साइकिल है कृषि का। अब कहने के लिए 3 महीने में तुलसी उगाई जा सकती है, कहने के लिए 90 से 120 दिन में अश्वगंधा उगाया जा सकता है। अब लोग जो है वो केसर भी कर रहे हैं कमरे के अंदर, वो 3 लाख 10 स्क्वायर मीटर के कमरे से वो भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी सर्पगंधा है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें से अच्छी आमदन आ सकती है। लेकिन अगेन मैं वापस आता हूं कि हमें एंड टू एंड सोल्यूशन का सोचना है। हमें किसान को एम्पावर करना होगा कि वो अपने खेत पे ही उसको प्रोसेस करे, वैल्यू ऐड करे। यहां पे प्राइमरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, 2 बातें हैं। मैं आपको फिर वापस लेके आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जून में जब वो लेकर के आए विश्व स्वास्थ्य संगठन का ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर गुजरात में, गांधीनगर में और जामनगर में, उस समय में उन्होंने एक नई लाइसेंस कैटेगरी घोषित की FSSAI के अंदर, आयुर्वेदिक आहार। अब आयुर्वेदिक आहार एक वो कैटेगरी है जिसमें हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, उसको हम समृद्ध सुदृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के बाद की सिचुएशन में हर आदमी स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गया। हर आदमी चाहता है मैं फिट रहूं, हर आदमी चाहता है मेरा इम्यूनिटी ठीक रहे, हर आदमी चाहता है कि मैं ओवरऑल स्वस्थ रहूं। तो वो ऐसे ऐसे उत्पादों की खोज कर रहा है। और आयुर्वेद के विशेषज्ञ ने, आयुष मंत्रालय ने बहुत खोजबीन करने के बाद में हमारी ऐसी पारंपरिक 70 से ज्यादा पुस्तकें हैं, क्लासिकल टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, जिनको इस लाइसेंस की कैटेगरी में फॉर्मुलेशन के लिए डाल दिया कि उसमें जो लिखे हुए फॉर्मूले हैं उनसे आप आयुर्वेदिक आहार बनाइए। अब आयुर्वेदिक आहार एक छोटी चीज नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को जोड़ करके करना होगा। और फिर ग्लोबल मार्केट हमारे सामने है। हमारा छोटा किसान भी अपना चावल, अपनी मूंग उगा के, अगर वो वैज्ञानिक तरीके से क्लासिकली प्रिस्क्राइब्ड खिचड़ी बनाता है तो उसको वो अमेरिका में बेच सकता है। वो लोग एकदम तैयार बैठे हैं। टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना होगा। क्या वो उसमें रिटॉर्ट डाल सकता है, क्या उसमें लाइफलाइजेशन डाल सकता है, क्या उसके अंदर वो न्यूट्रिशन के वो एलिमेंट दे सकता है। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं एक देश के बड़े शीर्ष संस्थान से मीटिंग कर रहा था। एक प्रोफेसर से मेरी मीटिंग हो रही थी। अब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आयुर्वेद में आहार में क्या करेंगे, आयुर्वेद में तो ठंडा और गर्म होता है। यानी हमारा जो मानसिकता है वो ठंडे गर्म तक ही है। यानी आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को विदेश समझ रहे हैं, विदेशों में, हमारे देश में इसकी कमी है। तो मैं समझता हूं कि आने वाली शताब्दी में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था IT युग चला गया, युग आयुर्वेद का है। तो आयुर्वेद में रॉ मटेरियल में जड़ी बूटी का सबसे बड़ा योगदान है। और हम उस पे, हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और हमारे क्षेत्रीय केंद्र उस पे काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाना और गुणवत्ता युक्त पौध को तैयार करके खेती में उन्नत किस्म की कृषि को एक तरह से इंट्रोड्यूस करना, और जो आपने जैसे कहा कि उसको वैल्यू ऐड करना, सोर्स पे नए उत्पाद बनाना, यही मुझे लगता है कि एक उद्यमिता के द्वार खोलता है। यहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप छुपी हुई है।
हमारे देश के पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा को देखना चाहिए। मुझे इसमें बहुत बड़ी संभावना दिखती है। सिर्फ जरूरत है तो इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की।